देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने अलग अलग प्रकार की मेथड्स देखी थी जिससे तुम कंसंट्रेशन ऑफ ओर वाली चीज़ को परफॉर्म कर सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक मेथड सभी के लिए चलती है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं। जैसे अगर आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल सल्फाइड ओर है, तो आपको हमेशा हमेशा मतलब हमेशा यही यूज़ करना पड़ेगा, फ्रोथ फ्लोटेशन। अगर आपके पास कोई एक ऐसा ओर है जो मैग्नेटिक नेचर यूज़ करता है या मैग्नेटिक नेचर उसके पास है, तो आप हमेशा वो मैग्नेटिक वाला ही यूज़ करेंगे। तो कैसा है कि कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड सब पे चले ऐसा नहीं होता, है ना। आपको मेटल के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, है ना, उसके अकरेंस के अकॉर्डिंग, कि स्टेट में वो पाया जाता है, कैसा रहता है, इन सब को देखते हुए आपको एक्चुअली प्रोसेस बनानी पड़ती है। तो अभी हम लोगों का जो पहला स्टेप था मेटलर्जी का, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, वो पहला स्टेप जो स्टेप नंबर 1 होता है, ठीक है, इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में ख़त्म कर लिया। ओके, आपको कंसंट्रेशन ऑफ ओर पता है। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कि अभी आपने ओर को कंसंट्रेट तो कर लिए हो, बट उसके अंदर से अभी आप मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे। हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के मेटल्स पाए जाते हैं। आपको मैं पहले ही ये वाला चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्टिविटी, शायद याद होगा। उस चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर मैं मेटल्स को क्लासिफाई करूं, अगर मैं मेटल्स का क्लासिफिकेशन करूं, किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करूं मेटल्स का? ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अगर मेरे को मेटल्स का क्लासिफिकेशन करने को कहा जाए किसके बेसिस पे? रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर। तो मेटल्स को हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा है पुरानी क्लास में, कि इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है आप लोगों के पास ऐसे मेटल्स जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव में किसका नाम आता है? आपके सोडियम का आता है। अगर इसको आप कैरोसिन में नहीं रखो तो ये आग पकड़ लेता है ना, बराबर। पोटेशियम का आता है, लिथियम का आता है। एक नाम आता है उन मेटल्स का जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, याद आ रहा है, जो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, एक वो होते हैं। और एक तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, उन तीसरी कैटेगरी को हम लोग कहते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली रिएक्टिव मतलब ना तो वो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के जैसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और ना ही वो गोल्ड, सिल्वर के जैसे एकदम नोबल होंगे, ऐसा भी नहीं होगा। कभी कभी कुछ कुछ कंडीशंस में वो रिएक्ट करेंगे, कुछ कुछ कंडीशंस में वो रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि लोहा, आयरन। अगर मैं सबका एक एक तुमको एग्जाम्पल दूं, तो मॉडरेटली रिएक्टिव का एग्जाम्पल क्या है? आयरन। आपको मैंने अभी जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो रिएक्शंस पढ़ाई हैं, उन रिएक्शंस में मैंने बताया है कि आपका जो आयरन होता है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, आयरन गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। आयरन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टीम के साथ। तो इसको हम लोग कहते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेटली रिएक्टिव, राइट। अच्छा, उसके अलावा लीस्ट रिएक्टिव की अगर मैं बात करूं, तो लीस्ट रिएक्टिव में आ जाता है कौन? गोल्ड, सिल्वर, है ना। गोल्ड का सिंबल होता है AU, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव में आ जाता है। हाईली रिएक्टिव की अगर हम बात करें, तो हाईली रिएक्टिव में आ जाता है आपका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल, सोडियम, राइट। तो इस तरीके से जब भी हमें किसी मेटल को अर्थ के क्रस्ट के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो हमको पहले अपने छोटे से दिमाग पे ये जोर डालना पड़ता है कि अरे यार, जिस मेटल को मैं एक्सट्रैक्ट करने जा रहा हूँ वो कैसा है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो हाईली रिएक्टिव है, कि वो मॉडरेटली रिएक्टिव है, कि वो लीस्ट रिएक्टिव है। क्योंकि जैसी उसकी रिएक्टिविटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग मैथड डिसाइड होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैथड डिसाइड होगी। जैसे कि जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनको अगर आपको अर्थ क्रस्ट के अंदर से निकालना है, ठीक है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल
आर फाउंड एज ऑक्साइड, मतलब अगर आपको कभी भी अर्थ के अंदर से सोडियम निकालना है तो सोडियम कभी भी आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सोडियम मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा धरती खोदी, मिट्टी बाहर निकाली, सोडियम आ गया, अरे वाल चलो लेके चलो घर, ऐसा नहीं होगा। सोडियम ऑक्सीजन के साथ आपको कंबाइंड होकर मिलेगा। सोडियम आपको कैसे मिलेगा? सोडियम आपको ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर मिलेगा। ऑक्साइड का मतलब ही क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर मिलना, है ना। ऑक्सीजन का मतलब ही क्या होता है कि ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब ही क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर मिलना। तो आपको ये ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा। नॉट सिर्फ सोडियम ही नहीं, जितने भी आपके रिएक्टिव मेटल्स हैं, पोटेशियम वगैरह वगैरह, सब आपको किसके साथ कंबाइंड होकर मिलेंगे? सब आपको ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर मिलेंगे। सब आपको किसके साथ कंबाइंड होकर मिलेंगे? ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आपको वो मेटल चाहिए तो आपको उस मेटल और उस ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा अरे मेटल भाग यहाँ से, है ना, मतलब ऑक्सीजन भाग यहाँ से, मेरे मेटल को मेरे को दे। आपको ये तोड़ना पड़ेगा ये बॉन्ड, तभी तो आपका मेटल आपको मिलेगा, तभी तो आपका मेटल उस ऑक्सीजन से क्या होगा बोलो? अलग होगा। नहीं तो वो आपस में उसके चिपक के रहेगा। बताओ क्या करें? तो ऐसे केस में जब हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करते हैं और मुझे उसके मेटल को उसके ऑक्सीजन के साथ उसका डाइवोर्स कराना रहता है, सो वी यूज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इस पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। आप जब छोटे थे, 9th क्लास में थे, तब आपने इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। अगर मान लेते हैं आप 9th क्लास में नहीं भी थे, आपने 9th क्लास में नहीं भी पढ़ा है इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब, बट लेकिन अभी अभी जब मैंने आपको प्रीवियस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वहाँ पे मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है। करंट पास करके किसी भी केमिकल को तोड़ना। याद करो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बताए थे। हाँ, याद आ गया, है ना। तो वो जो तुम्हें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बताए थे, उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अकॉर्डिंग जब भी किसी भी हाईली रिएक्टिव मेटल को आपको अगर अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करना है, तो अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, उसके ऑक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, सच दैट कि उसका ऑक्सीजन अलग हो जाता है और उसका मेटल अलग हो जाता है। मैं बताऊंगी थोड़ा सा और डिटेल में, ज़्यादा डिटेल तो 10th क्लास की बुक अलाउ नहीं करती, बट जितना भी अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। बट फिलहाल आप याद रखिए, हाईली रिएक्टिव मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करने से मेटल अलग हो जाता है एंड ऑक्सीजन आपका अलग हो जाता है। जब मेटल और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं, इस पर्टिकुलर मेटल को फिर हम लोग क्या करते हैं? रिफाइनिंग के लिए भेज देते हैं कि चलो ठीक है, अब इस मेटल की और इसको प्योर करने की नीड है, इसको रिफाइनिंग करने के लिए भेज दो, इस तरीके से, बराबर। और हमको हमारा मेटल मिल जाता है। बट जो मेटल मैडम मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, क्या वो भी ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं? पॉइंट नंबर 1, क्या जो मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं क्या वो भी ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ हाईली रिएक्टिव मेटल्स ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स अपने अर्थ क्रस्ट के अंदर में आर फाउंड एज कार्बोनेट, वो कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, एंड सल्फाइड, वो सल्फाइड्स के साथ होते हैं। मैं समझाती हूँ इसका मतलब क्या है कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स का मतलब। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक मेटल है तो कार्बोनेट के साथ पाए जाने का मतलब ये होता है कि मेटल के साथ, मेटल ने इस बार CO3 के साथ बॉन्ड बनाया है, दिस इज नोन एज मेटल कार्बोनेट। सल्फाइड्स के साथ पाए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि मेटल ने और आपके सल्फर ने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं ये कभी भी ऑक्साइड्स के साथ नहीं मिलेंगे, ये आपको हमेशा कैसे मिलेंगे? ये आपको उनके कार्बोनेट्स के साथ मिलेंगे, या फिर आपको क्या मिलेंगे? ये पहले आपको अपने सल्फाइड्स के साथ मिलेंगे। अभी अगर आपको मान के चलो उसके अंदर से मेटल निकालना है, तो मेटल निकालने के लिए मेटल और कार्बोनेट के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मेटल और सल्फाइड के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। बट ये नहीं टूटते, मेटल और कार्बन और मेटल और सल्फर के बीच के बॉन्ड नहीं टूटते, बड़े जिद्दी दाग होते हैं, ये टूटते नहीं है। तो हम क्या करें? तो इसके लिए पता है क्या किया जाता है?
जो मेटल का कार्बोनेट होता है, इसको कैसे भी साजिश रचकर, है ना, इसको कैसे भी परेशान करके, कैसे भी इसको कन्वर्ट किया जाता है मेटल के ऑक्साइड में। मतलब हमें पहले से ऑक्साइड मिला नहीं था, हमने उसको कन्वर्ट किया, हमें पहले से क्या मिला था, कार्बोनेट। हमने उसे क्या कन्वर्ट किया, हमने उसको कन्वर्ट करके पहले क्या बनाया, मेटल का ऑक्साइड बनाया। हमने उसको कन्वर्ट करके क्या बनाया, मेटल का उससे ऑक्साइड बनवाया। अगर तुम्हें मॉडरेटली रिएक्टिव में मेटल के सल्फाइड भी मिलते हैं ना, तो मेटल के सल्फाइड्स को भी कैसे भी करके आपको कन्वर्ट करना होता है मेटल ऑक्साइड में। और जैसे ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मेटल ऑक्साइड में, आप मेटल और ऑक्सीजन के बीच का जो ये बॉन्ड है आप इसको तोड़ देते हो। वो कैसे तोड़ते हो उस पर भी अपन फोकस नहीं करेंगे, बट आप उसको तोड़ देते हो। और तोड़ने के बाद उसके अंदर से मेटल को निकाल लेते हो। और मेटल को निकालने के बाद फिर आप उसको बोलते हो कि चलो ठीक है, अब तुम्हें हम रिफाइनरीज में भेज देते हैं, तुम्हारी अभी प्योरिटी को और अच्छा इंक्रीज करेंगे, तुम रिफाइन होकर आओ, जाओ, ऐसा बोल देते हैं हम उनको। लेकिन कभी भी अगर आप ये सोचते हो कि कार्बोनेट को तोड़ देंगे और कार्बोनेट को तोड़ने के बाद मेटल अलग हो जाएगा, कार्बन अलग हो जाएगा और मेटल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। पहले आपको मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, पहले आपको मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना होगा। और जब आप उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे और फिर आप सोचोगे अच्छा पहली वाली मेथड में जब हमको मेटल ऑक्साइड मिला था तो हमने उसको इलेक्ट्रोलिसिस करके उसका मेटल हमने उसको निकाल लिया था। अब यही सोचोगे ना कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस करके उसका मेटल निकाल लिया था, तो चलो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती। अगर पहले से आपको स्टार्टिंग से ही अगर आपको चीज़ें मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिली हुई हैं, अगर स्टार्टिंग से ही चीज़ें आपको मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आपको मिली हुई हैं, तो और अगर आप उनका मेटल निकालना चाहते हो आप तो इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, मिल जाएगा आपको मेटल। बट अगर चीज़ें आपको कार्बोनेट के फॉर्म में दी हैं, अगर चीज़ें आपको सल्फाइड के फॉर्म में दी हैं, तो पहले आपको उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद आप इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको करवाना पड़ेगा रिडक्शन। यहाँ पे आपको क्या करवाना पड़ेगा, रिडक्शन म्हणजे आप लोगों को क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को रिडक्शन करवाना यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी पड़ेगी मोर रिएक्टिव मेटल से। याद करो, पढ़ा था हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, इसीलिए केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पहले पढ़ाते हैं और इस चैप्टर को बाद में पढ़ाते हैं। कई स्कूलों में टीचर्स ने इसको पहले पढ़ा दिया, भाई जिसको वही सब नहीं पता वो ये कैसे करेगा बताओ। तो हम रिडक्शन करते हैं जिसको हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने की, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें हमारा मेटल मिल जाता है। तो अगर आपको पहले से मेटल मिल रहा है, अगर आपको पहले से मेटल ऑक्साइड मिल रहा है तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको पहले से मेटल नहीं मिल रहा है, तो आपको कार्बोनेट मिला है और फिर आप ऑक्साइड के पास गए हो, तो आपको पहले रिडक्शन करना पड़ेगा, आप वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कर सकते। लेकिन मैडम ये मेटल कार्बोनेट से मेटल ऑक्साइड हम कैसे गए, कार्बोनेट से ऑक्साइड कैसे गए, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मेटल कार्बोनेट को आप मेटल ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। तो देखो, पूरी केमिकल रिएक्शन से ये केमिस्ट्री है। जब भी आपको कभी कोई भी चीज़ कार्बोनेट की मिलती है, अगर आप चाहते हो कि उस कार्बोनेट की चीज़ के अंदर से ऑक्सीजन मतलब उसके कार्बोनेट के अंदर से उसका वो निकाला जाए कार्बन, और उसके बदले में आप क्या लेकर आओ, आप लेकर आओ ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी आपका ओर है, इस ओर की आपको हीटिंग करनी पड़ती है। ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया है ये हीटिंग का सिंबल है। क्या करनी पड़ती है, आपको उस ओर की हीटिंग करनी पड़ती है। जब आप उस ओर की हीटिंग करते हो, अच्छा एक बात का हमको ध्यान रखना है कि जब हम लोग कार्बोनेट के ओर की हीटिंग करते हैं, जब हम लोग कार्बोनेट ओर की हीटिंग करते हैं, तब हम लोग या तो नो एयर, या तो एयर देते ही नहीं है, या फिर हम लोग लिमिटेड एयर देते हैं।
या फिर हम लोग क्या देते हैं, लिमिटेड एयर देते हैं, मतलब बहुत कम एयर, और कम एयर के साथ हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं। तो कम एयर के साथ हीटिंग करते हैं। तो जब हम लोग किसी भी मेटल कार्बोनेट को जब हम किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं जब हम किसी भी मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो वो मेटल कार्बोनेट कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में। और जब वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जब वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है तो एक्चुअली में उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन। क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, कैल्सिनेशन। पेपर में 1 मार्क का डेफिनेशन आता है, डिफाइन कैल्सिनेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन मेटल कार्बोनेट्स आर हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर सो दैट दे आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड, तब उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं। डन। सिमिलरली अगर आपको मेटल सल्फाइड मिला है तो आप डायरेक्ट उसमें मेटल को अलग, सल्फर को अलग आप नहीं कर सकते, आपको उसको हीट करना पड़ेगा। और अब जब आप हीट करते हो ना तो आपको बहुत सारी एयर देनी पड़ती है, बहुत सारी एयर। तो अब जब आप बहुत सारी एयर देते हो मेटल सल्फाइड को ताकि वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टिंग। तो 2 वर्ड्स होते हैं, कैल्सिनेशन और एक वर्ड होता है रोस्टिंग। पेपर में बहुत अच्छे से कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। इवन पेपर में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच का डिस्टिंग्विश भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस में लिमिटेड एयर है और किस में एक्सेस ऑफ एयर है। स्टूडेंट्स काफ़ी मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा कैल्सिनेशन में क्या कहते हैं, हमारा रोस्टर कम एयर था कि हमारा ज़्यादा एयर था, ठीक है, और ज़्यादा था कि कम था। तो कंफ्यूज मत होना कि किस में क्या होता है, किस में क्या होता है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लूँ कि जैसे मान के चलते हैं मेरे पास एक कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, और अगर किसी ने कहा कि मैडम आप इसकी कैल्सिनेशन करो, कैल्सिनेशन का मतलब हीटिंग करनी है बेसिकली, बट लिमिटेड सप्लाई में, ठीक है, इसकी क्या करनी है, हीटिंग करनी है इसकी, बट कैसी सप्लाई में, लिमिटेड सप्लाई में इसकी हीटिंग करनी है। तो जब मैं इसकी लिमिटेड सप्लाई में मैं इसकी हीटिंग करूंगी तो ध्यान रखना इसके अंदर में से CO2 गायब हो जाएगा। ये जो CO3 है ना, इस CO3 के अंदर से आप CO2 हटा दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaO में, क्योंकि CO3 में से CO2 चला गया, प्लस बाजू में आप लिख दो CO2, ठीक है, इसको आप क्या कह दो, CO2। ये ऐसे। अगर मान लेते हैं मेरे पास जिंक सल्फाइड होता, सल्फाइड मतलब मुझे इसकी क्या करनी है, रोस्टिंग करनी है। हमेशा सल्फाइड्स की रोस्टिंग होती है और हमेशा कार्बोनेट्स का कैल्सिनेशन होता है, ठीक है, हमेशा सल्फाइड्स की रोस्टिंग होती है और हमेशा कार्बोनेट्स का कैल्सिनेशन होता है। तो अगर मैं इसकी अभी क्या कर रही होती, रोस्टिंग कर रही होती, तो रोस्टिंग में क्या होता, ये Zn के बाजू में O आ जाता। जो भी आपका मेटल है उसके बाजू में आपको क्या लगा देने का है, O। दिस इज नोन एज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। दिस इज नोन एज व्हाट, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो जब भी आपके पास एक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होता है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के लिए आपको क्या करनी पड़ती है, पहले या तो कार्बोनेट है तो भैया रोस्टिंग कैल्सिनेशन करो, और अगर मान लेते हैं वो आप लोगों के पास सल्फाइड है तो आप उसका रोस्टिंग करो। ऐसा करने से वो कार्बोनेट कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में, वो सल्फाइड कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में, और फिर उस ऑक्साइड की आपको करवानी पड़ती है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब इस ऑक्साइड की रिएक्शन करवानी पड़ती है एक ऐसे मेटल के साथ जो इससे, मेटल या नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, एक ऐसे एलिमेंट के साथ जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, ताकि दोनों के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो और मेटल हमें अलग मिल जाए, ठीक है, और हमारा मेटल हमको अलग मिल जाए और हम लोगों का, हमारा बाकी का ऑक्सीजन अलग हो जाए। अगर आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल है तो हाईली रिएक्टिव मेटल में आपको पहले से ऑक्साइड मिलेगा। अगर आपका हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं है तो आपको पहले से ऑक्साइड नहीं मिलेगा, आपको ऑक्साइड लाना पड़ेगा। अगर आपको पहले से ऑक्साइड मिला है
तो आपको क्या करना है, अगर आपको पहले से ऑक्साइड मिला है तो आपको क्या करना है, आपको उस पहले से मिले ऑक्साइड को बस इतना करना है कि भैया उसका फटाफट क्या कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे ही आप उसका फटाफट इलेक्ट्रोलिसिस करोगे आपको क्या हो जाएगा, आपका मेटल अलग मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास मॉडरेटली रिएक्टिव है और आप उसको कन्वर्ट करके ऑक्साइड में लेकर आए हो, तो ऐसे केस में आपको वहां पर जब ऑक्साइड मिल जाता है तब आप इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करते हैं, तब आप क्या करते हैं, रिडक्शन। रिडक्शन का आप एक ही मतलब समझ के रखिए, आप क्या करा रहे हो, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ जो कि उसको डिस्प्लेस कर सकता है, जो कि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ा था, याद आ रहा है? हाँ, अच्छा। यूजुअली जनरली हम लोग जो रिड्यूसिंग एजेंट्स, देखो रिडक्शन करवा रहे हो मतलब मेटल ऑक्साइड की आप जिस एलिमेंट के साथ रिडक्शन कराते हो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और जनरली हम लोग जो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इन मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स के लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो होते हैं आप लोगों का कार्बन। जनरली इनके लिए क्या यूज़ किया जाता है, कार्बन। आप और भी यूज़ कर सकते हो, बट कार्बन कैसा होता है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि कार्बन सस्ता पड़ता है इसीलिए हम लोग कार्बन को यूज़ करते हैं, है ना। तो ये हो गई बातचीत किसको लेकर, मॉडरेटली रिएक्टिव को लेकर। अब हमारे पास ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं गोल्ड के जैसे, कॉपर के जैसे, सिल्वर के जैसे, है ना, जो आप लोगों के बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है, मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करते, ये ऑलमोस्ट फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ये कभी किसी और के साथ आपको कंबाइंड फॉर्म में दिखेंगे ही नहीं। तो इन लोगों के देखो तरीके अलग अलग हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने के। जैसे गोल्ड का कंप्लीटली अलग तरीका है, सिल्वर का कंप्लीटली अलग तरीका है, प्लैटिनम का कंप्लीटली अलग तरीका है। बट अगर मैं इन जनरल अगर एक बार डिस्कशन करने लगूं कि भैया फिर भी मैडम कुछ तो तरीका होगा ना, जैसे आपने बाकी लोगों का बता दिया कि हाईली रिएक्टिव में आपको ये करना है, मॉडरेटली रिएक्टिव में आपको ये करना है, आपको लीस्ट रिएक्टिव में फिर आप बताइए क्या करना होगा, लीस्ट रिएक्टिव में फिर आप बताइए क्या करना होगा। अच्छा, तो जो हम लोगों के पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट मतलब ना ऑक्साइड के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ना आपके किसी क्या कहते हैं गोल्ड वगैरह, मतलब किसी के साथ सल्फाइड कार्बोनेट किसी के साथ कभी नहीं, कभी कंबाइन नहीं हो रहे, एकदम अपने अकेले थकेले पड़े हुए हैं, किसी के साथ कंबाइन ही नहीं हो रहे, किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहे। तो ऐसे में उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक अलग ही तकनीक होती है। बट इसमें एक्चुअली में आता है कॉपर। ये कॉपर पता है क्या करता है, सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। बताओ, फाउंड एज सल्फाइड, मतलब सारे के सारों के बारे में तो बात नहीं कर रही हूँ, कॉपर के रिस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, फाउंड एज सल्फाइड। अब जैसा कि तुमको मैंने अभी इतना डिस्कशन करके बताया कि जो चीज़ सल्फाइड के फॉर्म में पाई जाएगी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी रोस्टिंग करनी पड़ेगी, है ना। आप उसको रोस्ट करोगे, रोस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, और जैसे ही वो चीज़ ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी आप वहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूज़ करके उसका ऑक्सीजन हटा दोगे, ठीक है। और ऑक्सीजन हटा देने के बाद आपको आपका मेटल मिल जाएगा। यूजुअली यहाँ पे रोस्टिंग करने से ही आपको क्या मिलता है, तुरंत आपको आपका मेटल मिल जाता है। यहाँ पे मेटल ऑक्साइड तक हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड तक हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तुरंत हमारी चीज़ें अपने आप कन्वर्ट हो जाती हैं। सो दीज आर द वेरियस एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स जो आप लोग पढ़ते हो अलग अलग, या फिर जो आप सीखते हो अलग अलग क्या कहते हैं उसको, मेटल्स के अकॉर्डिंग आपको वेरिएशन लाना पड़ता है ना। ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। खैर, तो अभी फ़िलहाल हम लोग हमारी ये वाली क्लास यहाँ पे रोकते हैं, यहाँ पे ये डिस्कशन ख़त्म करते हैं। हमारे सिलेबस में मॉडरेटली रिएक्टिव ही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, बट थोड़ा बहुत है। लेस रिएक्टिव की तो मुझे ही लगता कोई एक आधी रिएक्शन हुई तो हुई, और जो हाईली रिएक्टिव है उसका एक बहुत बड़ा डिटेल है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट कल अभी मैंने तुम्हें पूरा का पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि चीज़ों को करना कैसे है, क्या उसके स्टेप्स रहेंगे, है ना, वगैरह वगैरह। तो बस अभी फ़िलहाल इस क्लास को हम लोग यहाँ पे रोकते हैं। इसके आगे की क्लास को हम लोग अभी कल कंटिन्यू करेंगे, और जिसमें मैं तुम्हें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिना बताऊंगी, ठीक है। अब एल्यूमिना क्या होता है ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे,
बट फिलहाल के लिए इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं, ठीक है।